हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है फॉल इन मिस्टेकन लव के इस पार्ट में। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। किंग्यू पैलेस के सामने खड़ा होके अपने हाथ में एक बनी लेके, जिसका नाम उसने सैन बैन रखा है, उससे कहता है सूरज डूबने वाला है। मुझे बताओ कि यूनजी और जियांगलिन अभी तक वापस क्यों नहीं आए। जितना ज़्यादा मैं जीता हूँ उतना ज़्यादा मैं पागल हो जाता हूँ। मैं खरगोश से कैसे बात कर सकता हूँ। ये कहते हुए वो सामने देखता है तो सामने से रोंगयून जियांगलिन के साथ आ रहा होता है और जियांगलिन मुस्कुरा रहा होता है, जिसे देख के किंग्यू कहता है जियांगलिन उसकी आंखों में वह प्यार में है। फिर की सीन यहीं पे कट होता है। सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है खरगोश खेल रहा होता है और किंग्यू वहाँ पे बैठ के अपने मन में कहता है आखिरकार मेरे साथ ये सब हो क्या रहा है। जब मैंने उन्हें एक साथ देखा तो मैं तुरंत पलट गया और कमरे में आ गया। जियांगलिन के गार्ड के भी कपड़े नहीं पहने जो मैंने सुबह सुबह उसके लिए तैयार किए थे। मूल योजना ये थी कि उसे शाही गार्ड के साथ मिलाया जाए। गार्ड बदलने का फ़ायदा उठाकर हेंग्यू पर्वत को छोड़ा जाए, फिर सीधे दक्षिण की ओर जाएं और नाव से चैनगुओ को छोड़ दें। लेकिन अभी सबसे अच्छा समय नहीं है। लेकिन मुझे पहले ही उसे यूनजी को छोड़ देने के लिए कह देना चाहिए था। लेकिन कोई बंधक भाग जाए तो यह एक गंभीर अपराध है। चैन का राजा उसे जाने नहीं देगा, यहाँ तक कि यूनजी भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता। मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं थोड़ा सा जेलस था। यह वास्तव में मेरे जैसा नहीं लगता कि ये मैं था। क्या सूरत बदल जाने से दिल भी बदल जाता है? सनबर्न, मुझे क्या करना चाहिए? तभी वहाँ रोंगयून आ जाता है और किंग्यू को खरगोश से बातें हुए करते देख के कहता है किंग्यू। और किंग्यू ये आवाज़ सुन के सामने देख के कहता है माय लॉर्ड, आप वापस आ गए। ये सुन के रोंगयून कहता है हाँ। क्या आपके साथ कुछ गड़बड़ है जो आप एक खरगोश से बात कर रहे हैं? ये कहते हुए रोंगयून किंग्यू के हाथों से खरगोश लेके ज़मीन पे रखते हुए कहता है क्या गलत है? इस तरह से मुंह लटका के क्यों बैठे हैं? क्या परेशानी है? ये सुन के किंग्यू दोबारा उस खरगोश को अपने पास उठाते हुए कहता है माय लॉर्ड, आपकी ब्लैक काइट स्वॉर्ड मुझे किसी भी नुकसान से बचा सकती है। मैं ठीक हूँ। ये सुन के रोंगयून कहता है जब आप ठीक हो तो आपने महल के बाहर मेरा इंतज़ार क्यों नहीं किया? क्या आपको मेरी चिंता नहीं है? फिर किंग्यू कहता है माय लॉर्ड, आप एक महान व्यक्ति बनने के लिए पैदा हुए हैं। आप सभी संकटों से निपट सकती हैं। मुझे निश्चित रूप से आपके बारे में चिंता करने या आपका इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है। ये सुन के किंग्यू अपने मन में कहता है वह फिर से अपने मन की बात नहीं कह रहा। वह हमेशा अपनी भावनाओं को क्यों छिपाता है? फिर वो किंग्यू के चेहरे पे अपना हाथ रखते हुए कहता है लेकिन गार्ड मैंग ने मुझे बताया कि आप लंबे समय से महल के द्वार पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। जाहिर है आप मेरे बारे में चिंतित थे, फिर क्यों चले गए? हाँ। तभी किंग्यू की नज़र रोंगयून के हाथों पे पड़ती है तो वो कहता है प्रिंस, ये क्या आपको चोट लगी है? पर रोंगयून उससे कहता है मुझे जवाब दो, तुम क्यों इस सवाल से भाग रहे हो? फिर किंग्यू कहता है माय लॉर्ड, आप किंग्यू पर जोर दे रहे हैं। क्या आप सच में ये जानना चाहते हैं? तो रोंगयून कहता है यदि आप स्पष्ट नहीं करेंगे तो मैं कैसे समझ पाऊंगा? तो किंग्यू कहता है वहाँ आपके साथ जियांगलिन था। ये सुन के रोंगयून चौंक जाता है और शॉक्ड होके उसे देखता है। फिर उसके सामने बैठ के उससे कहता है मेरा जवाब अभी भी वही है क्योंकि वह वेयू है। मैं उसका बहुत ज़्यादा एहसानमंद हूँ, इसलिए मुझे उसे पूरा करना होगा। कभी कभी उसका व्यवहार मुझे पुराने दिनों की याद दिलाता है, लेकिन अब मुझे उनसे वह स्नेह नहीं रहा जो बचपन में था।
शायद आप सोचेंगे कि मेरा स्नेह बहुत जल्दी गायब हो जाता है, लेकिन मेरा दिल अब उनके लिए नहीं धड़कता। मैं कई वर्षों से उसके बारे में सोच रहा हूँ। सही मायने में जब हम दोबारा मिलेंगे मुझे ऐसा करना चाहिए था, लेकिन मैं अपने आप को धोखा नहीं दे सकता। हालांकि मुझे बहुत खुशी है कि आपको मेरी वजह से ईर्ष्या हो रही है। यह सुन के किंग्यू ब्लश करते हुए कहता है, आपने मुझे इसके बारे में पहले नहीं बताया, मुझे कैसे पता होगा। फिर रोंगयून किंग्यू को बेड पे धक्का देते हुए कहता है, ऐसी कुछ बातें हैं जिन्हें मैं शब्दों में बयां नहीं करना चाहता। इसके बजाय हम नदी के किनारे जो काम पूरा कर रहे थे वह पूरा नहीं हो पाया था। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं क्या सोच रहा हूँ। तभी किंग्यू कहता है, लेकिन आपके हाथों से अभी भी खून बह रहा है। तभी रोंगयून किंग्यू के होठों पे अपना ब्लड लगाते हुए कहता है, किंग्यू क्या आप जानना चाहेंगे कि आपके होठों पे मेरे खून का रंग, यह मेरा और यह भी एक प्रकार की खुशी है। यह कहते हुए उसकी पूरी बॉडी को टच करने लगता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, जिसकी आवाज़ बाहर आ रही होती है। उस आवाज़ को जियांग लिन सुनता है और गुस्से से दवाई की बोतल तोड़ते हुए कहता है, मैं समझ गया। यह पता चलता है कि रोंगयून मुझ पर दयालु था क्योंकि उसे गलतफहमी हो गई है कि मैं वेयू हूँ। यह सब शुरू से अंत तक मुझे वेयू द्वारा दिया गया था। क्या मजाक है। और मैंने सोचा कि आखिरकार कोई तो। ये कह के रोंगयून अपनी आंखें पोंछ रहा होता है, तभी उसके सामने एक लेडी आके कहती है, डैम इट, मैंने सोचा था कि आप जैसा नीच और स्वार्थी व्यक्ति इस तरह की शून्यवादी भावना की उम्मीद नहीं करेगा। क्या यह हो सकता है कि मैं गलत थी? आप अभी भी एक भावुक व्यक्ति हो सकते हैं। ये कहते हुए वो जियांगलिन के करीब आके उसके सामने एक दवाई की बोतल रखती है, जिसे जियांगलिन छीन के खाते हुए कहता है, चुप रहो, तुम्हें मुझसे बात करने का कोई अधिकार नहीं है। क्या सब तैयार है? तो वो लेडी कहती है, बस अवसर का इंतज़ार है। ये सुन के जियांगलिन कहता है, मैं अब केवल उन लोगों के बारे में सोचता हूँ जिन्होंने मुझे दुख पहुँचाया है। फिर सीन शिफ्ट होता है शिकार समारोह के 8वें दिन। रोंगयून एक पहाड़ की चोटी पे खड़ा होता है और उसके हाथ पे एक बाज आके बैठता है, जिसके पैरों पे एक छोटा सा लेटर लिखा हुआ चिपका हुआ होता है। उस छोटे से पत्र को पढ़ के रोंगयून अपने मन में कहता है, बिल्कुल वैसा ही जैसे मैंने उम्मीद किया था। और पीछे से किंग्यू आके कहता है, माय लॉर्ड। तो रोंगयून उससे कहता है, हवा चल रही है और बारिश होने वाली है। यह कह के वो अपना कोट उतार कर किंग्यू पर उड़ाते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि हम कुछ समय के लिए अलग हो जाएंगे। ये सुन के किंग्यू कहता है, लेकिन। तभी रोंगयून उसे चुप कराते हुए कहता है, चिंता मत करो, पहले घर जाओ। और उसे एक जेड का टोकन देते हुए कहता है, मैं ये जेड सुरक्षित रखने के लिए आपको सौंप दूंगा और जब मैं वापस आऊंगा तो आपसे इसे वापस मांगूंगा, ठीक है? और अब जाइए। फिर हम देखते हैं कि कुछ गार्ड एक बगी के साथ जा रहे होते हैं। तभी उन लेफ्टिनेंट जनरल नी वेनझोंग सभी को रोक देते हैं और हम किंग्यू को देखते हैं, जो कि बगी के अंदर बैठ के खांसते हुए कहता है, ये कैसी गंध है? क्या आप धूम्रपान कर रहे हैं? और अपने मन में सोचता है, बाबुल के फूलों की खुशबू थोड़ी जानी पहचानी है। तभी जियांगलिन कहता है, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है कि ये गंध कहीं और से आ रहा हो। जेई और पिताजी ने मुझे इन चीज़ों को छूने नहीं दिया। मैंने आपकी बातों को दिल पे ले लिया। यह सुन के किंग्यू अपने मन में कहता है, ये सही है। फिर वो जियांगलिन के करीब जाते हुए कहता है, जब मैं पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, मैंने जनरल ली से कहा, आपने जाने का अवसर ले लिया, समझे? चैन गुहो को छोड़ो और चूलैंड जाओ, जहाँ वेयुआन के सबसे कम लोग हैं। ये सुन के जियांगलिन हंसते हुए कहता है, खैर बहुत बहुत धन्यवाद जीजी। तभी किंग्यू बैठ की
खिड़की का पर्दा हटाते हुए अपने मन में कहता है, यून जी ने अचानक मेरे लिए जियांग लेन के साथ पहाड़ से नीचे जाने की व्यवस्था की है और हम अभी भी एक गुप्त रास्ते पर चल रहे हैं, इसलिए उसे बुरी खबर मिली होगी। क्या वह इसे संभाल सकता है? और हम बाहर का सीन देखते हैं। गार्ड आपस में बात करते हुए कहते हैं, जनरल नी इतने क्यों दुखी दिख रहे हैं? तभी दूसरा गार्ड कहता है, तुम्हें नहीं पता, जनरल नी ने एक वेश्या की याओ से विवाह किया, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह ली सू नामक शाही रक्षक के साथ संबंध बनाएंगी। ली सू ने उन्हें हेंग्यू पर्वत पर भी ले आए थे, जो इतना हरा भरा है कि कोई भी व्यक्ति उसे रोक नहीं सकता। ये सब सुन के किंग्यू अपने मन में कहता है, ये अच्छा नहीं है। क्याऊ वे युवान से जुड़ी हुई है। वो शिकार के मैदान में शाही रक्षकों के पास पहुंची थी और क्याऊ कहती है, जनरल वेई, आकर्षण की तकनीक इस तरह से नहीं सीखी जाती। आप बहुत कठोर हैं। क्या आप आराम करने के लिए एक लंबी सिगरेट पीना पसंद करेंगे? मैंने इसमें बाबुल के फूल डाले हैं और इसकी गंध इतनी बुरी थी। और हाँ, जियांग लेन के शरीर पर उस तरीके की धुएं की गंध। तभी बादल में बिजली चमकती है और हम कैरेज के अंदर देखते हैं। किंग्यू कहता है, आपने शिकार के मैदान में वे युवान की मदद करने के लिए क्याऊ के साथ मेरी भगत की है। क्या ये सच है? ये सुन के जियांग लेन थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कहता है, जैसा कि वे यू से उम्मीद थी, उसने सिर्फ बातचीत और थोड़े से स्वाद के आधार पर इसका पता लगा लिया। तभी किंग्यू एक झटके से उठते हुए जियांग लेन के गले पे चाकू रखते हुए कहता है, तुमने आखिरकार ऐसा क्यों किया? और जियांग लेन उसका हाथ पकड़ के कहता है, क्योंकि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मैं आप सभी से नफरत करता हूँ। फिर हमें सीन शिफ्ट होकर पैलेस का दिखाया जाता है, जहाँ पे लड़ाई चल रही होती है और रोंग्यून लड़ रहा होता है। तभी वहाँ गार्ड मैंग आके कहते हैं, प्रिंस, ये हथियारों की संख्या हमारी पहुंच से भी कई अधिक है और उनमें से कुछ तो रक्षकों की वेश में भी हैं, इसलिए अंतर बताना कठिन है। चैन के राजा पहाड़ की तलहटी में पहुंच गए हैं और जनरल नी ने मास्टर जी को खबर देने के लिए किसी को नहीं भेजा। ये सुन के रोंग्यून कहता है, आग जलाइए और सोंगसान में तैनात टीम को समर्थन देने के लिए आने दें। तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक गार्ड आ रहा होता है, जिसे रोंग्यून सेंस कर लेता है और उसे मारते हुए कहता है, बैन वांग चैन के राजा का नाम है। वो चाहता है कि वे यू वापस ना जा सके। इसके अलावा जी किंग्यू को खोजने के लिए सैनिकों को बुलाओ। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि बगी को चारों तरफ से कुछ लोग घेरे हुए होते हैं और किंग्यू को बाहर निकाल के जियांग लेन ढकेलते हुए उससे कहता है, मैं पहले तुम्हारी विरोधी नहीं था, लेकिन अब तुम शक्तिहीन हो और अब तुम मुझसे लड़ नहीं सकते। इससे भी अधिक, यद्यपि जनरल वे यू ने अनगिनत शत्रुओं को मार गिराया, लेकिन आप अपने रक्त संबंधित पर तो हाथ नहीं डाल सकते, है ना? लेकिन मैं अलग हूँ। वे गुहो गैंग मुझे नहीं पहचानता और मुझे उपनाम वे यू की भी ज़रूरत नहीं है। फिर वो अपनी मैन से तलवार निकालते हुए कहता है, मैंने कभी भी आपके साथ परिवार जैसा व्यवहार नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि मेरा बैकग्राउंड आपके तरह बेहतर नहीं है। चाहे मैं ऊपर चढ़ने की कितनी भी कोशिश करूं, मैं अभी भी आपकी छाया में लिपटा हुआ हूं। फिर उसकी ओर तलवार तानते हुए कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारी मौत की खबर सुनकर मुझे कितनी खुशी हुई थी? तुम फिर से वापस क्यों आ गए? ये सब सुन के जनरल वेयू कहता है, अब मुझे पता चला मेरे प्रति आपकी नाराज़गी इतनी गहरी क्यों है। लेकिन मुझे माफ़ करना, इस बार मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं वहाँ पे गुई आता है अपने भेड़िया दोस्तों के साथ, जिन्हें देख के
जियांगलिन के गार्ड डर जाते हैं। वो कहते हैं वो भेड़िया है, भेड़िया यहाँ कहाँ से आ गया। ये सब आवाज़ें सुन के जियांगलिन पीछे मुड़ते हुए कहता है क्या। तभी वेयू कहता है गुई, सैनिकों को 2 भागों में विभाजित किया गया है और वे जल्द ही हमें पकड़े लेंगे, इसलिए मुझे दूसरी तरफ ले चलो, कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है। फिर हम देखते हैं जियांगलिन पूरी तरीके से घायल होकर ज़मीन पर बैठकर सोच रहा होता है, भगवान वेयू को इतना पसंद क्यों करता है। वो याद करता है कि कैसे भेड़ियों ने उस पर हमला कर दिया और पीछे से वेयू भाग जाता है। वो अपने मन में गुस्सा करते हुए कहता है, मुझे एक बार भी जीत नहीं मिलती, क्यों। तभी वहाँ पे वे युवान आते हुए कहता है, डैम इट, एक कुत्ता शोक मना रहा है। फिर वो जियांगलिन के ऊपर पैर रखते हुए कहता है, न केवल तुमको यह पता नहीं चला कि चैन का राजा चला गया है, बल्कि तुमने वे यू को भी भागने दिया, कैसा कचरा हो तुम। ये कहते हुए उसे नीचे गिरा देता है और कहता है, एक कुतिया के खून के साथ तुमको मौका देना बेकार है। इतने लंबे समय तक इस हत्या के लिए सभी तैयारी व्यर्थ थी और अंत में तुम केवल ये रोंग्युन द्वारा घिरे थे। ये सब कह के वो वहाँ से जाते हुए अपने बगल वाले आदमी से कहता है, जियाओ युआंग, आपको क्या लगता है कि हमें आगे क्या करना चाहिए। ये सब सुन के जियाओ युआन कहता है, इस गुलाम के अनुसार चाहे रोंगयुन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसे एक ही पेड़ सहारा नहीं दे सकता। हम इस अवसर का लाभ उठाकर एक ही झटके में हेंग्यू पर्वत की रक्षा पंक्ति को तोड़ सकते हैं। ये सब बात करते हुए वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और जियांगलिन ज़मीन से उठते हुए कहता है, तुम लोग ऊपर हो, सिर्फ एक पैर से तुम कीचड़ में फंसे लोगों पर पैर रख सकते हो और ऊपर चढ़ सकते हो, तो फिर मुझे इस बेजीवन को खोने दो और तुम सबको एक साथ नर्क में ले जाओ। ये कह के जियांगलिन हंसने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, बारिश हो रही होती है और गुई और वेयू भेड़ियों पर बैठ के भाग रहे होते हैं, जहाँ पे वेयू अपने मन में कहता है, जब कि युनजी ने हमारे लिए गुप्त रूप से पहाड़ से नीचे उतरने की व्यवस्था की, उन्होंने हेंग्यू पर्वत की रक्षा पंक्ति को तैनाती की और इसकी रूपरेखा बहुत सावधानी से बनाई गई थी। यदि बीच में जियांगलिन का बर्ताव न बदला होता तो। ये सब सोचते हुए वो खसने लगता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वो कहता है, ये सब मेरी गलती है कि मैं उसका असली चेहरा जल्दी नहीं पहचान सका। तभी गुई कहता है, मुझे लगता है कि बहुत सारे बुरे लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। वो सामने देख के कहता है, पहाड़ के आगे पीछे बाएं और दाएं सभी तरफ से खबर चांदी हमारी ओर बढ़ रही है। ये सुन के वेयू अपने मन में कहता है, अच्छा नहीं है, ऐसा लग रहा है कि वेयुवान ने पूरे पहाड़ को घेर लिया है। उसे इतने सारे लोग कहाँ से मिले, क्या कोई तीसरा ताकत उसकी मदद कर रहा है। इस मामले में रोंगयुन का पक्ष खतरे में होगा। वो सामने देखता है और चौंक के कहता है, प्रकाश स्तंभ जल रहा है। रोंगयुन ने सांपों को डराने के लिए बड़ी संख्या में सेना तैनात नहीं की। प्रकाश स्तंभ जलाकर सोंगसान के सीवर से सहायता मांगनी चाहिए, लेकिन अब भारी बारिश हो रही है और धुआं अधिक नहीं है और संदेश पहुंचाने के लिए किसी को घेरा तोड़कर भेजने में कुछ समय लगेगा। ये सब सोच के वो गुई की ओर देख के कहता है, गुई। तभी गुई उससे कहता है, कोई पीछा कर रहा है, मैं उन्हें पीछे रोकता हूँ, तुम पहले जाओ। ये सुन के वे चिंता करते हुए कहता है, गुई। तभी गुई कहता है, यह जंगल है, वह स्थान जिससे मैं सबसे अधिक परिचित हूँ, चिंता मत करो। ये सुन के वे चुप हो जाता है और दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं और गुई उससे कहता है, आप जहाँ भी हो मैं आपको ढूंढ सकता हूँ। तो वेयू उससे कहता है, ठीक है,
अगर तुम इसे हरा नहीं सकते तो भाग जाना, चोटिल मत होना। फिर हम गुई को देखते हैं जो कि उन लोगों का रास्ता ब्लॉक करता है और अपने भेड़िए साथी के साथ उन लोगों पर हमला करते हुए कहता है, यू मेरे लिए बहुत अच्छा है, मैं किसी को भी उसे चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम वेयू को देखते हैं जो कि भेड़िए के ऊपर बैठ के अपने हाथ में उस जेट टोकन को लेके कहता है, मैं सोंगसान रिवर के बहुत करीब हूँ और समय बहुत ज़रूरी है। ऐसा लग रहा है कि मुझे वहाँ जाना ही होगा, केवल युनजी के लिए ही नहीं। एक बार हेंग्यू पर्वत की रक्षा रेखा टूट जाएगी तो चैन वकांडू का उत्तर खतरे में पड़ जाएगा। चैन, शांत हो जाओ। सोंगचू समुद्र में एक सुई की तरह, चैन अराजक नहीं हो सकता, अन्यथा दुनिया में भारी उथल पुथल होगी। तभी किंग्यू खांसते खांसते उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो कहता है, मुझे जल्दी करना होगा, मुझे जल्दी करना होगा। वो जेट टोकन को पकड़ के लंबी सांस लेते हुए कहता है, ये शरीर ट्रैवलिंग सहन नहीं कर सकता और अब इसकी सहन शक्ति का अंत हो चुका है। यह कह के वो और जोर से खांसने लगता है और वो विल्फ के पीठ से नीचे गिर के बेहोश होते हुए कहता है, बहुत सारा खून, रुको थोड़ी देर और, अभी मत सो। फिर हमें पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गार्ड मैंग कह रहे होते हैं, हमारे लोग चट्टानों से बाहर निकलकर आए हैं लेकिन हमें सोंगसान की ओर जाने के रास्ते बदलना होगा। तभी रोंगयुन के सीने में दर्द होता है जिसकी वजह से वो आवाज़ करता है, तो गार्ड मैंग उससे पूछते हैं, माय लॉर्ड क्या हुआ? फिर रोंगयुन उससे कहता है, कुछ नहीं, बस अचानक दिल में दर्द हुआ। क्या उस व्यक्ति के बारे में कोई खबर है जिसे किंग्यू की तलाश में भेजा गया था? गार्डमैन कहते हैं, अभी तक नहीं, हालांकि यंग मास्टर जी एक गुप्त रास्ता अपना रहे थे और गार्ड भी एक विश्वसनीय व्यक्ति हैं। इसके अलावा हत्यारे हमारे लिए आ रहे हैं, वह खतरे में नहीं होंगे, शायद वह पहले ही पहाड़ की तलहटी तक पहुंच चुके हैं। ये सब सुन के किंग्यू अपने मन में कहता है, क्या ऐसा है? मैं हमेशा असहज महसूस करता हूँ। क्या यह सबसे बहुत लंबे समय तक अलग रहने की वजह से है? इस उथल पुथल को जल्द से जल्द ख़त्म करना होगा। उसके पास वापस जाऊंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं किंग्यू बेहोश होके वहाँ पे पड़ा हुआ होता है और उसका जेड टोकन भी, और उस जेड टोकन को कोई उठाता है। फिर हमें वॉर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक आदमी रिपोर्ट करने के लिए घोड़े पे बैठे के भाग के रोंगयुन के पास जाके रिपोर्ट करते हुए कहता है, माय लॉर्ड, मेरी मुलाकात एक टीम से हुई जो आधे रास्ते में सहायता के लिए आई थी और किसी ने आपके स्थानांतरित सैनिकों का जेड टोकन उसके पास था। ये सुन के किंग्यू अपने मन में कहता है, जेड टोकन? फिर वो पीछे मुड़ के कहता है, किंग्यू? पर उस जेड टोकन को लेके सामने खड़ा हुआ होता है जियांग लिन, जिसे देख के किंग्यू अपने मुंह से कहता है, जियांग लिन? सीन शिफ्ट होता है, हमें जंग का सीन दिखाते हुए कहता है, कोई झाओपेंग के 13वें वर्ष के 11वें महीने के 19वें दिन राजकुमार ये ने राहत सैनिकों के साथ लड़ाई लड़ी और एक भीषण युद्ध के बाद वे युवान के बचे हुए सभी सहयोगी नष्ट हो गए, जबकि वे युवान अपनी जान बचाने के लिए पुनः भाग निकला। युद्ध का मैदान माउंट हेंग्यू महल इतिहास की राख में तब्दील हो गया। उसके बाद एक पैलेस का सीन दिखाया जाता है, उसके सामने रोंगयुन घोड़े से उतर रहा होता है, तो गार्डमैन उससे कहते हैं, माय लॉर्ड, क्या आपके पास मास्टर जी के बारे में कोई खबर है? फिर रोंगयुन कहता है, नहीं, लेकिन सभी चेक पॉइंट बंद कर दी गई हैं और वह अभी भी चैन देश में ही होंगे। क्या जियांग लिन जाग रहा है? मुझे उससे कुछ पूछना है। फिर गार्डमैन कहते हैं, वो जाग रहे हैं लेकिन तेज बुखार बना हुआ है। डॉक्टर ने बताया है कि उनके शरीर में कीड़े हैं और जहर के कारण घाव में सूजन आ गई है। ये सुन के किंग्यू चौंक के कहता है, कीड़ा?
फिर सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है जियांग लिन की ओर। वो दवाई पी रहा होता है, तभी वहाँ पे रोंगयुन आता है। तो जियांग लिन उसे देख के अपना दवाई पीना रोक के अपने मन में कहता है, हैंग्यू पर्वत की लड़ाई में मैंने बहुत बड़ा योगदान दिया। क्या ये प्रिंस मुझे पुरस्कृत करने के लिए यहाँ हैं? तभी रोंगयुन उसके सामने जेड टोकन करते हुए कहता है, क्या ये जेड टोकन वास्तव में आपको जी किंग्यू द्वारा दिया गया है? ये सुन के जियांग लिन नाटक करते हुए कहता है, मैंने आपको बताया था कि पहाड़ से नीचे उतरते समय हमारा सामना हथियारों से हुआ था। अफरा तफरी में यंग मास्टर जी ने मुझे जेड टोकन दिया और मुझे आपको बचाने के लिए कहा। ये कह के वो अपने मन में कहता है, क्या गलत हुआ है? क्या उसने कुछ नोटिस किया है? तभी रोंगयुन कहता है, आपके हाथ पर ये 3 निशान कैसे आए? मैं आपसे कुछ पूछ पाता उससे पहले ही आप बेहोश हो गए। फिर जियांग लिन गिल्टी महसूस करते हुए कहता है, हत्यारे। फिर रोंगयुन आगे कहता है, मैं अपनी आधी जिंदगी सेना में बिता चुका हूँ। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि चाकू या तलवार का घाव कैसा होता है। आपके घाव स्पष्ट रूप से भेड़ियों के पंजों के कारण हुए थे। मैंने गुई को, जो भेड़ियों को आदेश दे सकता है, किंग्यू की रक्षा के लिए माउंट हेंग्यू पर जाने की अनुमति दी थी। तभी रोंगयुन गुस्से से जियांग लिन का हाथ पकड़ के कहता है, उसने तुम्हें चोट क्यों पहुंचाई? क्या तुमने किंग्यू को नुकसान पहुंचाया था? जवाब दो। ये सब सुन के जियांग लिन चुप होता है और अपने हाथों को क्लिंच करते हुए अपने मन में कहता है, नहीं, मैं इस समय रहस्य नहीं बता सकता। जहर अपना हमला करने वाला है और मुझे एंटीडोट पाने के लिए प्रिंस ये पर निर्भर होना होगा। फिर जियांग लिन कहता है, आपको पता है मैं पहले कौन था, है ना? वे युवान ने मुझ पर एक हृदय खाने वाला जादू डाला है। मुझे आपकी हत्या करने के लिए आपके पास भेजा है, लेकिन मैंने अपना मन बदल लिया है और आपकी प्रशंसा करते हुए अपना पक्ष बदल लिया है। गुई ने सोचा कि जब हम पहाड़ से नीचे गए थे तो मैंने यंग मास्टर जी को नुकसान पहुंचाने के लिए वे युवान के साथ मिलीभगत की थी, इसलिए उसने मुझ पर हमला किया। यंग मास्टर जी एक समझदार व्यक्ति हैं। उन्होंने गुई को रोका और मुझे जेड टोकन दिया। वे हत्यारों को बहला फुसला के ले गए और गायब हो गए। मैं भी चिंतित हूँ। ये सब सुन के रोंगयुन जियांग लिन का हाथ छोड़ देता है और जियांग लिन कहता है, अगर आप मेरी बात पर यकीन नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं। मेरे अंदर एक जहरीला कीड़ा है, मैं ज़्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा। ये सुन के रोंगयुन वहाँ से जाते हुए कहता है, भूल जाओ, आप अपने घाव का इलाज करवाओ, मैं आपके लिए एंटीडोट लेकर आऊँगा। फिर रोंगयुन जैसे ही कमरे के बाहर आता है वैसे ही उसके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। गार्डमैन उसके पास आके कहते हैं, माय लॉर्ड, आपकी बीमारी। तभी रोंगयुन कहता है, चुप रहो, मुझे कमरे में ले चलो। फिर सीन शिफ्ट होता है। रोंगयुन नहाते हुए गार्डमैन से कहता है, जियांग लिन की फिर से जांच करने के लिए किसी को भेजे और उसके साथ रहकर उसकी हर हरकत पर नज़र रखे। अगर कोई असामान्य बात होती है तो मुझे रिपोर्ट करें। फिर गार्डमैन कहते हैं, माय लॉर्ड, क्या आपको यंग मास्टर जियांग की पहचान पर संदेह है? क्या उन्होंने जो बताया उसमें कुछ गलत है? तो रोंगयुन कहता है, ऐसा इसलिए था क्योंकि वह बातें इतनी सहजता से कह दे रहे थे मानो कि वो पहले से ही सब कुछ तय करके रखा गया हो। सबसे महत्वपूर्ण बात, वेयू का शरीर रूपांतरित हो गया है। सोंगसान से हेंग्यू पर्वत तक घुड़सवारी अंगों को ढकेलने और रक्तस्राव को झेलने में सक्षम नहीं होना चाहिए। लेकिन जियांग लिन, जहाँ तक किंग्यू की सुरक्षा का सवाल है, गुई आसानी से किसी की भी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। सबसे ज़रूरी काम है किंग्यू को ढूंढना। बाहर जाइए और किसी को अंदर मत आने देना। फिर रोंगयुन अकेले ही हॉट स्प्रिंग में नहाते हुए कहता है, इतना गर्म पानी, यह इस बीमारी के कारण होने वाली सर्दी को दूर नहीं कर सकता। किंग्यू, तुम कहाँ हो?
ये कहते हुए उसने जो किंग्यू को जेट टोकन दिया था ना, वो अपने सीने से लगा लेता है। तभी पीछे से किंग्यू का हाथ यानी कि उसकी परछाई आते हुए कहती है, मैं यहाँ हूँ आपके दिल में। जब माय लॉर्ड मेरे बारे में सोचते हैं, मैं स्वाभाविक रूप से प्रकट हो सकता हूँ। तभी रोंगयू उसकी ओर देखता है और ब्लश कर रहा होता है। उसके हाथों से वो जेट टोकन नीचे गिर जाता है। वो उसके चेहरे को छूते हुए कहता है, किंग्यू मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। आप लोगों को भी गाइस इस चैप्टर का तो काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस।